दुनिया ने दो भयानक विश्व युद्ध देखे हैं। मतलब करोड़ों जानें गईं, शहर के शहर तबाह हो गए। एक अजीब सी निराशा फैल गई थी। और इसी तबाही के बाद ना एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि क्या हम इंसान फिर से ऐसी बर्बादी होने देंगे या कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे देश मिलकर शांति से रह सकें। और शायद इसी सोच से, इसी उम्मीद से एक एक वैश्विक मंच का विचार सामने आया। एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठा हों, बातचीत से अपने मसले सुलझाएं और सबसे जरूरी शांति और सुरक्षा कायम रखें। और इसी विचार ने बाद में शक्ल ली संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिसे हम यूएन कहते हैं। तो आज हम इसी संयुक्त राष्ट्र संघ पर थोड़ी गहराई से नजर डालने वाले हैं। इसके लिए हमारे पास जो जानकारी है वो एक दस्तावेज से ली गई है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ इतिहास, संरचना और कार्य। तो हमारा मकसद क्या है? हम यूएन की कहानी को समझना चाहते हैं। मतलब ये बना क्यों, इसका इरादा क्या था, ये काम कैसे करता है, कहाँ तक ये कामयाब रहा और कहाँ इसकी सीमाएं नजर आती हैं। चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, तो ये यूएन बनाने का ख्याल ये एकदम से तो नहीं आया होगा। मैंने सुना है कि इससे पहले भी ऐसी एक कोशिश हुई थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। पहले विश्व युद्ध के बाद वो जो 1919 में वर्साई की संधि हुई थी ना, उसी के साथ लीग ऑफ नेशंस बनी थी। इरादा तो बहुत अच्छा था कि भाई आगे युद्ध ना हो, लेकिन सच कहूं तो ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही। नाकाम? मतलब ऐसा क्या हुआ कि वो चल नहीं पाई? क्या दिक्कतें थी उसमें? कई बड़ी दिक्कतें थी। देखिए, पहली बात तो ये कि उसके पास अपनी बात मनवाने के लिए कोई असल ताकत नहीं थी, कोई सेना नहीं थी। वो बस सलाह दे सकती थी, लेकिन किसी देश को आप कह सकते हैं मजबूर नहीं कर सकती थी। दूसरी बहुत बड़ी कमजोरी ये थी कि उस वक्त की एक महाशक्ति अमेरिका, वो कभी इसका सदस्य बना ही नहीं, तो उसका वजन ही कम हो गया है ना। हाँ, ये तो बड़ी बात है। और तीसरी, जो देश उस समय आक्रामक हो रहे थे, जैसे जापान था, इटली था, जर्मनी, उन्होंने तो लीग की कोई परवाह ही नहीं थी। अब देखिए, जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया, इटली ने इथियोपिया पर हमला कर दिया, हिटलर अपना विस्तार करता रहा और लीग वो बस देखती रह गई, कुछ कर नहीं पाई असल में। तो मतलब इस अनुभव से ये सबक मिला कि सिर्फ अच्छे इरादे काफी नहीं है। एक मजबूत ढांचा चाहिए जिसके पास कुछ अधिकार भी हो, कुछ ताकत हो। तो फिर अगला कदम क्या था इस दिशा में? शायद वो अटलांटिक चार्टर 1941 की बात है ये, है ना? उसमें क्या खास था? बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। ये बात है दूसरे विश्व युद्ध के बीच की, अगस्त 1941 की। सोचिए, दुनिया जंग की आग में जल रही थी और उसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल अटलांटिक महासागर में एक जहाज पर मिले। अच्छा, युद्ध के बीच में। हाँ। और उन्होंने मिलकर ये अटलांटिक चार्टर जारी किया। इसमें भविष्य की दुनिया के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांत रखे गए, जैसे कि कोई भी देश ताकत के जोर पर किसी दूसरे इलाके पर कब्जा नहीं करेगा, हर देश के लोगों को अपनी मर्जी की सरकार चुनने का हक होगा, देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ेगा और युद्ध खत्म होने के बाद एक स्थायी शांति व्यवस्था बनाई जाएगी। तो ये एक तरह से आने वाले यूएन के लिए वैचारिक नींव जैसा था। अच्छा, मतलब युद्ध के दौरान ही शांति की रूपरेखा पर काम शुरू हो गया था। और इसको फिर असली शक्ल देने का काम वो शायद डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन में हुआ 1944 में। एकदम सही पकड़ा आपने। 1944 में वॉशिंगटन डीसी के पास डम्बार्टन ऑक्स नाम की जगह पे अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन के प्रतिनिधि मिले और यहीं पर उन्होंने मिलकर आने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ का एक, आप कह लीजिए, एक मसौदा, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। ब्लूप्रिंट? हाँ, तय हुआ कि भी एक जनरल असेंबली होगी जिसमें सारे सदस्य देश शामिल होंगे, एक सिक्योरिटी काउंसिल होगी जिसमें इन बड़ी ताकतों को, बाद में फ्रांस को भी जोड़ा गया, स्थायी जगह मिलेगी, एक सेक्रेटेरिएट होगा रोजमर्रा के काम के लिए और दूसरे जरूरी कामों के लिए अलग अलग एजेंसियां होंगी। तो ये पूरा ढांचा वहां तैयार हो गया था। और फिर इस ब्लूप्रिंट पर, इस मसौदे पर फाइनल मोहर लगी सैन फ्रांसिस्को में 1945 में। जी हाँ, अप्रैल से जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। करीब 50 देश उसमें जुटे थे। बाद में पोलैंड भी शामिल हो गया, तो कुल मिलाकर 51 संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। 51 संस्थापक सदस्य? हाँ, और यहीं पर 26 जून 1945 को यूएन चार्टर पर दस्तखत हुए। इस चार्टर में यूएन के मकसद बिल्कुल साफ साफ लिखे गए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानव अधिकारों का सम्मान करना, आर्थिक सामाजिक तरक्की को बढ़ावा देना और देशों के बीच दोस्ताना रिश्ते बनाना।
इसके साथ ही संगठन की पूरी बनावट यानी वो 6 मुख्य अंग जिनकी हमने बात की वो तय हुए। और ये सिद्धांत भी माना गया कि सारे सदस्य देश बराबर हैं और अपनी संप्रभुता रखते हैं। तो फिर आधिकारिक तौर पर यूएन ने काम करना कब शुरू किया? यूएन ने आधिकारिक रूप से काम करना शुरू किया 24 अक्टूबर 1945 को, और इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को हम यूएन दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसका मुख्यालय जैसे कि हम जानते हैं न्यूयॉर्क में बनाया गया। समझ गई। तो ये तो हुई इसकी पूरी पैदाइश की कहानी, कैसे ये अस्तित्व में आया। अब ये बात करते हैं कि यूएन असल में करता क्या है, इसके मुख्य लक्ष्य क्या है जिन पर ये काम करता है। देखिए, चार्टर के हिसाब से देखें तो इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं, 4 बड़े लक्ष्य। पहला और शायद सबसे जरूरी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा, सभी इंसानों के मानवाधिकारों और उनकी जो बुनियादी आजादियां हैं उनको बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। तीसरा, दुनिया भर में आर्थिक और सामाजिक तरक्की के लिए काम करना, मतलब विकास। और चौथा, देशों के बीच आपसी समझ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना। ठीक है, तो ये पहला वाला जो है शांति और सुरक्षा, ये काम ये कैसे करता है, क्या तरीके अपनाता है इसके लिए? इसके पास कई तरीके हैं। पहली कोशिश तो यही रहती है कि अगर देशों के बीच कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, तो उसे शांति से सुलझा लिया जाए, मतलब बातचीत से, किसी मध्यस्थ के जरिए, डिप्लोमेसी से। हाँ, डिप्लोमेसी से। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं, कहीं लड़ाई छिड़ जाती है या शांति भंग होती है, तो यूएन अपनी शांति सेना भेज सकता है, जिन्हें हम अक्सर उनके नीले हेलमेट की वजह से ब्लू हेलमेट्स कहते हैं। हाँ, सुना है। इसके अलावा अगर कोई देश ज्यादा ही आक्रामक रवैया अपनाता है या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ता है, तो सुरक्षा परिषद उसके ऊपर आर्थिक या दूसरे तरह के प्रतिबंध, मतलब सैंक्शंस भी लगा सकती है। इसका एक उदाहरण है 1990 का, जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था। तब यूएन ने दखल दिया था और सदस्य देशों को मिलकर कार्रवाई करने की इजाजत दी थी। अच्छा, और ये जो दूसरा पहलू है मानवाधिकार वाला, ये इतना अहम कैसे बन गया? असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो भयानक अत्याचार हुए थे, खासकर यहूदियों का नरसंहार, जिसे हॉलोकॉस्ट कहते हैं, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तब यह बहुत गहराई से महसूस हुआ कि हर इंसान की इज्जत, उसकी गरिमा और उसके जो बुनियादी अधिकार हैं, उनकी हिफाजत करना सिर्फ किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इसी सोच के साथ 1948 में यूएन ने वो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, जिसे हम यूडीएचआर कहते हैं, उसे अपनाया। अब देखिए, ये कोई कानून नहीं है जिसे मानने के लिए देश बाध्य हों, लेकिन इसने दुनिया भर में मानवाधिकार कानूनों और आंदोलनों की नींव रखी। इसमें जीने का अधिकार, आज़ादी, बराबरी, अपनी बात कहने की आज़ादी जैसे कई बहुत अहम अधिकार शामिल हैं। और आज यूएन की मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी और मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR जैसी संस्थाएं दुनिया भर में इन अधिकारों की स्थिति पर नजर रखती हैं। अच्छा, और विकास वाला मोर्चा, मतलब गरीबी, बीमारी मिटाने में यूएन का क्या रोल है? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। यूएन का मानना है कि दुनिया में स्थायी शांति तभी आ सकती है जब गरीबी, भुखमरी, बीमारी और अशिक्षा जैसी जो बड़ी समस्या हैं, उनको खत्म किया जाए, क्योंकि ये समस्याएं भी कहीं ना कहीं अशांति और झगड़ों की जड़ें होती हैं। सही बात है। इसीलिए यूएन की कई विशेष एजेंसियां हैं जो सिर्फ इन्हीं कामों में लगी हुई हैं। आपने नाम जरूर सुने होंगे, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सेहत के मसलों पर काम करता है, यूनिसेफ बच्चों की भलाई और उनके अधिकारों के लिए काम करता है, यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में है, और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO भुखमरी मिटाने और खेती को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। ये सब मिलकर जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। और आजकल आपने सतत विकास लक्ष्यों के बारे में सुना होगा, SDGs। हाँ, SDGs, बिल्कुल। हाँ, तो ये 17 लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक हासिल करने का दुनिया ने इरादा किया है, जैसे गरीबी को पूरी तरह खत्म करना, सबको साफ पानी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, वगैरह वगैरह। ये सब यूनाइटेड नेशन के विकास एजेंडे का ही हिस्सा हैं। और वो चौथा मकसद, देशों के बीच दोस्ताना रिश्ते बनाना, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि देश आपस में लड़ने झगड़ने की बजाय सहयोग करें, एक दूसरे की सीमाओं का, एक दूसरे की आज़ादी यानी संप्रभुता का सम्मान करें। अगर कोई मतभेद हो भी जाए तो उसे बातचीत और कूटनीति से सुलझाएं, ना कि जंग से। यूएन इस बात पर बहुत जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर देश बराबर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब। ये देशों को आपस में मिलकर काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, प्रोत्साहित करता है।
तो हमने ये समझा कि यूएन क्या-क्या करने की कोशिश करता है, उसके लक्ष्य क्या है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब काम करने के लिए इसका अपना सिस्टम कैसे बना है? इसके कौन-कौन से हिस्से हैं जो ये सारे अलग-अलग काम संभालते हैं? हाँ, यूएन का संगठन काफी बड़ा और कह सकते हैं जटिल है, लेकिन इसके चार्टर में 6 मुख्य अंग बताए गए हैं। पहला है जनरल असेंबली यानी महासभा। ये यूएन का सबसे बड़ा मंच है। आप इसे दुनिया की एक तरह की संसद समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं और हर देश के पास एक वोट होता है। यहाँ दुनिया के तमाम मुद्दों पर बहस होती है, प्रस्ताव पास होते हैं। हालांकि ये ज्यादातर सिफारिशें होती हैं, बाध्यकारी नहीं। यहीं पर यूएन का बजट मंजूर होता है और सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं या दूसरी परिषदों के सदस्य हैं, उनका चुनाव भी यहीं होता है। ठीक है। दूसरा और शायद सबसे ताकतवर अंग है सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। इसकी मुख्य जिम्मेदारी है दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 तो स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। इन्हें हम P5 यानी परमानेंट 5 कहते हैं। हाँ, P5। और बाकी 10 सदस्य अस्थायी होते हैं जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद के जो फैसले होते हैं वो सदस्य देशों पर बाध्यकारी हो सकते हैं और यहीं पर वो मशहूर वीटो पावर भी है, जिसकी हम शायद आगे बात करेंगे। हाँ, वीटो पावर, जरूर। तीसरा अंग कौन सा है? तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे शॉर्ट में इकोसॉक कहते हैं। इसमें 54 सदस्य देश होते हैं जो महासभा द्वारा चुने जाते हैं। इसका काम है यूएन के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम कामों को देखना और जो विशेष एजेंसियां हैं ना, जैसे WHO, यूनिसेफ वगैरह, उनके बीच तालमेल बिठाना। ओके। और चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये हेग, नीदरलैंड्स में स्थित है। इसमें 15 जज होते हैं जो अलग अलग देशों से होते हैं। इसका मुख्य काम देशों के बीच जो कानूनी विवाद होते हैं उनको सुलझाना है। देशों के बीच के कानूनी विवाद। ठीक है। और पांचवा अंग है ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी न्यास परिषद। इसे उन इलाकों की देखरेख के लिए बनाया गया था जो पहले किसी दूसरे देश के अधीन थे, मतलब उपनिवेश थे, और जिन्हें आज़ादी या स्वशासन के लिए तैयार करना था। अब क्योंकि दुनिया में ऐसे इलाके लगभग बचे ही नहीं हैं, तो ये अंग अब करीब करीब निष्क्रिय हो चुका है। इसका कोई खास काम नहीं रह गया। अच्छा, ये तो अब एक्टिव नहीं है। और छठा और आखिरी मुख्य अंग है सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय। ये यूएन का रोजमर्रा का कामकाज संभालने वाला प्रशासनिक दफ्तर है। इसके मुखिया होते हैं सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव, जो यूएन के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और दुनिया भर में यूएन के एक तरह से चेहरे माने जाते हैं। सचिवालय ही सारी रिपोर्ट बनाता है, मीटिंग्स आयोजित करता है और यूएन के जो भी फैसले होते हैं उनको लागू करने में मदद करता है। आपने बीच में सुरक्षा परिषद की वीटो पावर का जिक्र किया था। ये अक्सर खबरों में रहता है और काफी विवादित भी रखता है। जरा इसके बारे में बताइए, ये है क्या असल में? हाँ, ये वाकई बहुत अहम और उतना ही विवादित मुद्दा है। वीटो पावर का मतलब है कि सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, P5 देश, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस, इनमें से कोई एक भी सदस्य अगर किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दे, मतलब उसे वीटो कर दे, तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, भले ही बाकी सब सहमत हों। हाँ, भले ही बाकी के 14 सदस्य उसके पक्ष में क्यों ना हों। ये शक्ति उन्हें 1945 में दी गई थी, जब यूएन बन रहा था। उस समय की जो दुनिया की हकीकत थी, जो बड़ी ताकतें थीं, उन्हें ये अधिकार दिया गया ताकि वो संगठन से जुड़ी रहें और इसके फैसलों को मानें। ये वीटो पावर, आप कह सकती हैं, एक दो-धारी तलवार साबित हुई है। एक तरफ इसने शायद इन बड़ी ताकतों को संगठन में बनाए रखने में मदद की, लेकिन दूसरी तरफ, जैसा हमने कई बार देखा है, खासकर शीत युद्ध के दौरान और हाल के वर्षों में भी, जैसे सीरिया के मामले में, किसी एक स्थायी सदस्य के अपने राष्ट्रीय हित या अपनी राजनीति पूरी दुनिया की कार्रवाई पर ब्रेक लगा सकती है। तो ये 1945 के शक्ति संतुलन की देन है, जो आज की दुनिया में बहुत से लोगों को असंगत लगती है, आउटडेटेड लगती है। बिल्कुल। खैर, अब इतने सालों में, लगभग 80 साल होने को आए, यूएन ने क्या कुछ हासिल किया है? क्या हम इसकी कामयाबियों में गिन सकते हैं? देखिए, कामयाबियां भी कम नहीं हैं। शायद सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमने तीसरा विश्व युद्ध नहीं देखा, और इसमें कहीं ना कहीं यूएन की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसने कम से कम बातचीत और डिप्लोमेसी के लिए एक मंच तो हमेशा दिया ही है। ये बात तो है। फिर यूएन की जो शांति सेनाएं हैं, उन्होंने दुनिया के कई बहुत मुश्किल और संघर्ष वाले इलाकों में हिंसा को रोकने और स्थिरता लाने में मदद की है। हाँ, ये बात सही है कि वो हमेशा 100% सफल नहीं रही, लेकिन उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है।
फिर वो जो विशेष एजेंसियां हैं, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को वगैरह, उनका काम तो जबरदस्त रहा है। WHO की बदौलत चेचक जैसी भयानक बीमारी दुनिया से पूरी तरह खत्म हो गई। हाँ, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मानव इतिहास की बहुत बड़ी जीतों में से एक है। यूनिसेफ ने करोड़ों बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद की है। वो जो सहस्राब्दी विकास लक्ष्य MDGs थे और अब ये सतत विकास लक्ष्य SDGs हैं, इनके जरिए गरीबी, भुखमरी और बीमारी के खिलाफ जो लड़ाई है उसे ग्लोबल दिशा मिली है। और मानवाधिकारों की बात आज दुनिया के एजेंडे पर है। इसमें भी UN का बड़ा रोल है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। कहाँ-कहाँ आपको लगता है कि UN नाकाम रहा है या उसकी सीमाएं क्या हैं? बिल्कुल, इसकी सीमाएं और विफलताएं भी उतनी ही साफ हैं। शीत युद्ध का जो दौर था उसमें तो अमेरिका और सोवियत संघ की आपसी खींचतान ने सुरक्षा परिषद को कई बार लगभग बेकार ही कर दिया था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ वीटो का अंधाधुंध इस्तेमाल करते थे। हाँ, वो तो था। आज भी हम देखते हैं कि वीटो पावर का इस्तेमाल अक्सर राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए होता है, जिससे कई बार बहुत जरूरी कार्रवाई भी रुक जाती है। UN कई बड़े संकटों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा है। 1994 में रवांडा में जो भयानक नरसंहार हुआ, वो शायद इसका सबसे दुखद और शर्मनाक उदाहरण है। वहां UN के शांति सैनिक मौजूद थे, लेकिन वो मूक दर्शक बने रहे, कुछ कर नहीं पाए। वियतनाम युद्ध हो या हाल के सालों में सीरिया का गृह युद्ध हो, ऐसे कई मौके आए जब UN बिल्कुल बेबस नजर आया। कई बार उस पर ये आरोप भी लगते हैं कि वो बड़े और ताकतवर देशों के दबाव में काम करता है या निष्पक्ष नहीं रह पाता। और एक और बड़ी सीमा ये है कि UN के पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है। वो सदस्य देशों पर निर्भर रहता है कि वो सैनिक दें या पैसा दें, और देशों की अपनी राजनीति, अपने हित अक्सर इसमें आड़े आ जाते हैं। अच्छा, क्या कुछ और खास बातें हैं UN के बारे में जो शायद याद रखने लायक हैं? मतलब सामान्य ज्ञान के लिए या शायद परीक्षाओं के लिहाज से भी? हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं या जानना अच्छा रहता है। जैसे मौजूदा महासचिव कौन हैं? वो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो 2017 से इस पद पर हैं। UN की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? 6 भाषाएं हैं: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। 6 भाषाएं? हाँ। भारत के बारे में जानना जरूरी है कि भारत UN के शुरुआती सदस्यों में से एक था, मतलब संस्थापक सदस्य था, और शांति अभियानों में भारत का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाले देशों में से हैं। और भारत जर्मनी, जापान और ब्राजील के साथ मिलकर, इन्हें G4 ग्रुप कहते हैं, सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की दावेदारी भी कर रहा है। G4, हाँ। UN दिवस कब होता है? 24 अक्टूबर को। और कुछ पॉइंट्स जो अक्सर ध्यान में रखने चाहिए: स्थापना की तारीख 24 अक्टूबर 1945, वो अटलांटिक चार्टर 1941, रूजवेल्ट और चर्चिल। UN का ढांचा कहाँ तय हुआ? डम्बार्टन ऑक्स 1944 में। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन हैं? P5 देश। वीटो पावर किसके पास है? उन्हीं P5 देशों के पास, सुरक्षा परिषद में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड्स में। और यूनिसेफ का मुख्य काम क्या है? बच्चों के अधिकार और उनका कल्याण। ये कुछ मोटी मोटी बातें। तो कुल मिला के आज हमने ये समझा कि कैसे 2 भयानक विश्व युद्धों की राख से संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ, एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ कि शायद अब दुनिया शांति, मानवाधिकार और विकास के रास्ते पर एक साथ चल सकेगी। हाँ, और हमने देखा कि इसकी बनावट कैसी है, खासकर वो सुरक्षा परिषद और उसकी वीटो पावर कितनी अहम और कितनी विवादित है। हमने इसकी कामयाबियों को भी देखा, जैसे शायद तीसरा विश्व युद्ध टालने में भूमिका या स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में किया गया जबरदस्त काम। लेकिन साथ ही हमने इसकी नाकामियों और सीमाओं को भी समझा, जैसे रवांडा या सीरिया जैसे संकटों में इसकी बेबसी। ये सब जानने के बाद मेरे जहन में एक सवाल तो आता ही है, और वो सवाल शायद यही है कि क्या 1945 में बनी ये संस्था, इसका जो ढांचा है, वो आज की 21वीं सदी की जो नई और जटिल चुनौतियां हैं उनके लिए पूरी तरह से तैयार है? आज दुनिया कितनी बदल गई है, क्लाइमेट चेंज है, साइबर हमले हैं, नई नई महामारियां आ रही हैं, बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद है, शक्ति का संतुलन बदल रहा है। ये सब नई दिक्कतें हैं, बिल्कुल बड़े सवाल हैं जिन पर आज दुनिया भर में बहस चल रही है, और शायद आगे भी हमें सोचते रहने की जरूरत है। बिल्कुल। इस सारी जानकारी और इस दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।